लेट्स बिगिन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग, दैट इज मेन मेथड, जहां पे अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि इसका सिंटैक्स कितना स्ट्रिक्ट होता है, क्या कुछ चेंजेस आप मेन मेथड पे कर सकते हो, राइट? कितना एक्चुअली मेन मेथड का नाम अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो या नहीं। उसके बाद अपन ने देखा था मेन मेथड ओवरलोडिंग में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, और अगर करता है तो किस तरीके का बिहेवियर जेवीएम शो करता है मेन मेथड को लेके। एंड देन इवन अपन ने बात की थी कि मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होता है, कंपाइलर के लिए या जेवीएम के लिए। बहुत सारा डिस्कशन अपन ने किया था मेन मेथड पे। नाउ एक बार अगर मैं वापस लिखूं मेन मेथड का सिंटैक्स, अगर यहाँ पे जो अपन ने कल डिस्कस किया है तो कुछ इस तरीके से था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट? उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग एरे ARGS, राइट? इस तरीके कुछ सिंटैक्स था यहाँ पे। अगर अपन बात करें इसकी, तो यहाँ पे आपको पता है एक एक पॉइंट पता है, पब्लिक लिखने के पीछे क्या इंटेंशन है, क्यों उसको नहीं हटा सकते, स्टैटिक लिखने के पीछे क्या इंटेंशन है, क्यों उसको नहीं हटा सकते, क्या ये नाम चेंज कर सकते हैं या नहीं, सारा कुछ आपको पता है एक चीज को छोड़ के, और वो यहाँ पे ये पोर्शन है, राइट? ये क्या एक्चुअली, इसको जो यहाँ पे है ना, इसको अपन बोलते हैं, ये कहां से आएगा? जैसे मेन मेथड को कौन कॉल करता है? चलो वापस से मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में करता हूं सो दैट आप प्रॉपर फील्ड जनरेट कर पाओ किसकी रिक्वायरमेंट क्या ऑल। चलो मेन मेथड को कौन कॉल करता है? ऑटोमेटिक जेवीएम कॉल करता है मेन मेथड को, राइट? आपको पता है कल के सेशन से, जब भी प्रोग्राम चलेगा तो जेवीएम ढूंढता है किसको? मेन मेथड को, और वो भी प्रॉपर सिंटैक्स वाली मेन मेथड को, और अगर उसको मिलती है तो वो उसको चलाता है। मैं बोल रहा हूँ वो उसको चलाता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सबसे पहली पोजीशन पे चलाता है। कल के सेशन से आपको पता है कि सबसे पहले मेन मेथड नहीं चलने वाली, बट मेन मेथड को ऑटोमेटिकली कौन चलाएगा? जेवीएम, राइट? ओके, सो नाउ क्वेश्चन ये है कि सपोज करो, मान लो कोई मेथड है, सपोज लेट्स से एक मेथड है ऐड मेथड। आराम से देखना, मान लो एक मेथड आपने लिख रखी है ऐड मेथड, और सपोज करो ये कितने आर्गुमेंट ले रही है? 2 आर्गुमेंट ले रही है, लेट्स से इंट एक्स और इंट वाई। तो इस मेथड को जब आप कॉल करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, राइट? तो जैसे अपन कॉल कर रहे तो अपन 2 आर्गुमेंट पास करवाएंगे, 10 और 20। तो आपके x की वैल्यू 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 20 हो जाएगी, और ये मेथड क्या हो जाएगी? कॉल हो जाएगी। जो भी इसके अंदर आपने कोड लिखा वो कोड चल जाएगा, राइट? क्या इस मेथड को ऐसे कॉल कर सकते हैं? एड ऑफ 10 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 आर्गुमेंट मांग रहा, तो कंपलसरी आपको कितने देने पड़ेंगे? 2। तो चलो यहां पे तो मेरे को समझ में आता है कि अगर एज ए प्रोग्रामर आप अगर कोई मेथड बनाते हो और आप अगर उसको कॉल करते हो तो आपको उतने ही आर्गुमेंट देने पड़ेंगे जितने वो मेथड आर्गुमेंट ले रही है, अनलेस एंड अनटिल वो कैसा हो? वेरार्ग। वेरार्ग में आप कितने भी दे सकते हो, आपको पता है, राइट? ओके, सवाल मेरा यहाँ पे है, ये है मेन मेथड को कौन कॉल करता है? जेवीएम। इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट मांग रहा है मेन मेथड, क्या आर्गुमेंट मांग रहा है? स्ट्रिंग एरे। वो कौन पास करेगा? जेवीएम, क्योंकि जो कॉल करेगा वही पास करेगा। यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं ऐड मेथड को कॉल कर रहा हूं तो ये जो आर्गुमेंट मांग रहा है कौन पास करवाना पड़ेगा? मेरे को पास करवाना पड़ेगा, तभी जाके ये मेथड चलने वाली है। अब मेन मेथड को कौन कॉल करेगा? जेवीएम। तो ये जो आर्गुमेंट मांग रहा है किसको पास करवाना पड़ेगा? जेवीएम को, तभी ये मेथड चलने वाला है। अब सवाल ये है कि इसको आर्गुमेंट चाहिए स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे का मतलब स्ट्रिंग तरीके की मल्टीपल वैल्यूज। तो जेवीएम कहां से लाने वाला है ये वैल्यू, या जेवीएम कौन सी वैल्यू इसमें पास करवाने वाला? क्योंकि पास तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसको ऐसे तो कॉल कर ही नहीं सकता, ऐसे कॉल करेगा एरर आ जाएगी, क्योंकि ये आर्गुमेंट मांग रहा है, यहां से अपने को आर्गुमेंट पास करवाना पड़ेगा। जैसे सेम अगर ये मेथड है, मैं इसको ऐसे कॉल करवाऊंगा तो 100% एरर आने वाली है, क्योंकि ये 2 आर्गुमेंट मांग रहा है, मेरे को यहां से 2 आर्गुमेंट पास करवाने पड़ेंगे। फर्क इतना सही तो है, यहाँ पे मेरे को करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं कॉल कर रहा हूं, यहाँ पे जेवीएम कर रहा है तो जेवीएम को करवाना पड़ेगा। बट सवाल ये है जेवीएम कहां से लाएगा वो वैल्यू जो इसको चाहिए, राइट? मतलब स्ट्रिंग तरीके के मल्टीपल वैल्यू चाहिए, वो कहां से लाएगा? तो मैं अभी आपको बताता हूं। मुझे लगता है रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई, तो फिर अब अपन एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जेवीएम कहां से वो वैल्यू लाएगा। उसके रिगार्डिंग वो जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि जेवीएम कहां से वो चीजों को उठा के लाने वाला, राइट? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है, खास करके फ्रेशर लेवल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस एरिया से पूछे जाए। जब अपन खत्म करेंगे तो उसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, तो बहुत आराम से देखना इसको। और ये जस्ट खत्म करने के बाद फिर अपन देखने वाले एक्चुअली, क्योंकि आज लास्ट सेशन है, ओपन सेशन का 10th सेशन है, तो एग्जाम किस पैटर्न का रहने वाला है थोड़ा मैं आपको उसके बेसिस वो बताने वाला हूँ, सो दैट आपके लिए अटेम्प्ट करना थोड़ा इजी हो। तो विल डिस्कस ये लेटर ऑन, अपन डिस्कस करते हैं इसको एंड करने के बाद, राइट? सो व्हाट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट, यहाँ पे अपन देखने के ट्राई करते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं? देखो, अभी तक आप प्रोग्राम को कैसे चला रहे हो?
दो चीजें होती है जब जावा में आप प्रोग्राम को चलाते हो। पहला अपन क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। दो स्टेप होता है। कंपाइल करने के लिए आप कौन सा टूल यूज लेते हो, जावा सी, और रन करने के लिए जावा। कंपाइल करने के टाइम पे जावा सी, उसके बाद क्या लिखते हो, आपकी फाइल का नाम, और जावा के बाद आप क्या लिखते हो, क्लास का नाम। आपको पता ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। रन हमेशा क्या होती है, क्लास। कंपाइल हमेशा क्या होती है, जावा की फाइल जिसमें आप कोड करते हो। तो आपने देखा होगा जब भी अपन हमेशा कंपाइल करते तो अपन ऐसा लिखते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, राइट। तो ये वो जावा फाइल है जिसमें अपन ने कोड लिखा है, ये जावा की फाइल है। और जब भी अपन रन करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, ये क्या, ये क्लास का नाम है। अगर क्लास का नाम स्टूडेंट होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, जावा स्टूडेंट। क्लास का नाम कुछ और होता मैं वो लिखता। तो ये फाइल नहीं है, ये क्लास का नाम है, ये फाइल है। तो कंपाइल हमेशा जावा की फाइल होती है, और रन हमेशा क्या होती है, क्लास। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, देखो ऑब्जेक्ट हियर, ऑल्दो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे, जैसे सपोज ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है मान लो, राइट, ओके। यहाँ पे देखो, जैसे मैं क्लास का नाम कुछ और कर लेता हूं। मैं क्लास का नाम क्या करता हूँ, लेट्स सपोज अभी अपने स्क्रीन पे कुछ डॉट क्लास फाइल है तो मैं हटा देता हूँ। चलो अपने प्रोग्राम का नाम, यहाँ पे क्लास का नाम सपोज करो मैं कर देता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ, मैं CSD लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैं मेन मेथड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, स्ट्रिंग एरे ARGS। और आपको पता मेन मेथड पे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो अपन ऐसा लिखना पसंद करेंगे, राइट। जो भी आपको पता है ARGS में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाया, मान लो प्रिंट करवा रहा हेलो, राइट, ओके। ना ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, ये अपना प्रोग्राम है। अभी देखो इसको किस नाम से सेव कर रखा है, इसको मैंने सेव कर रखा है टेस्ट डॉट जावा नाम से, राइट। तो अब दो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। पहले प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, कंपाइल। कंपाइल आपकी फाइल होगी, तो इस फाइल को जिस नाम से सेव कर रखा है वो है टेस्ट डॉट जावा। तो जैसे ही आप कंपाइल करने जाओगे, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल, ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे लेट्स मूव टू द डेस्कटॉप जहां पे अपनी फाइल सेव है। और उसके बाद मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी में क्या लिखूंगा यहाँ पे, फाइल का नाम दैट इज टेस्ट डॉट जावा, राइट। जैसे ये प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली कंपाइल होता है, राइट, जैसे ही सक्सेसफुली कंपाइल होने का मतलब कोई भी एरर नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ऑटोमेटिक जो भी आपकी क्लास है उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई होगी। कहां पे, जहां पे आपका ये फाइल पड़ा, ये फाइल कहां पे पड़ा है, डेस्कटॉप पे। तो आपके डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिक CSD डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। किसने की होगी, कंपाइलर ने, पहले भी अपन बात कर चुके। तो अब जब प्रोग्राम चलाना होगा ना, तो प्रोग्राम चलाने के लिए जावा और क्या लिखते हो आप, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, CSD, तो वो लिखूंगा। तो ऑब्वियसली जो भी आउटपुट है वो आउटपुट मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ध्यान रखना, कंपाइल हमेशा जावा का प्रोग्राम होता है या डॉट जावा फाइल होती है, और रन हमेशा क्या होता है, एक्चुअली क्लास होती है, राइट। जो भी आपका क्लास है वो रन होने वाला है, राइट। तो जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करने जाओगे, अभी देखो आप कैसे रन कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो ना आप। अभी मान लो अगर आपको एग्जीक्यूट करना, आप कैसे कर रहे हो, आपने लिखा जावा और उसके बाद आपकी क्लास का नाम, राइट। अब इसके अलावा आप कुछ और भी कर सकते हो। अभी सपोज करो, अब तक अपन ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन आज अपन एक और चीज करने वाले हैं। मान लो इस क्लास के नाम के बाद में कुछ चीजें लिखता हूं, लेट्स से मैंने लिखा 10, 20, 30 या कुछ भी, जो भी आपको लिखना है। कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर लिखो, आप फ्लोट लिख सकते हो, आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, जो लिखना आप लिख सकते हो। मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा, तो पता है एक्चुअल में अभी जो आप ये करने जा रहे हो ना, इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये 10, 20, 30 इनको क्या बोलोगे आप, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन वे में पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो मतलब आप क्या बोल सकते हो। तो अगेन फील करो, क्या है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जावा का प्रोग्राम या जावा की क्लास चलाते टाइम अगर अपन कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अब रोल क्या है इनका मैं बताता हूं आपको, ऑब्जेक्ट हियर। अब जेवीएम का क्या रोल होने वाला है वो देखना। जैसे मान लो आपने ऐसा लिखा जावा और उसके बाद आपकी क्लास का नाम और उसके बाद आपने लिखा 10, 20 एंड 30, तो ये जो आप क्लास के नाम के बाद लिख रहे हो ना, इनको बोलते क्या, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो जेवीएम क्या करेगा, जो भी आपने यहां पे पास किया है उन सबको लेके एक एरे बनाने वाला है। अभी के लिए आपको नहीं पता एरे क्या होता है, पता करना भी नहीं, अभी बाद में अपन डिस्कस करेंगे। अभी एरे का मतलब जो मल्टीपल चीजों को स्टोर कर सकता है। तो इन तीनों को लेके जेवीएम आपका एक एरे बनाने वाला है। किस तरीके का एरे, स्ट्रिंग एरे, राइट। एक एरे बनाने वाला है
और इस एरे को पास करके जेवीएम किसको कॉल करेगा, मेन मेथड, राइट। तो अगेन मैं यहां पे आता हूं और एक नए वाले स्लाइड पे मैं लिखता हूं, सो दैट अभी आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये है आपकी मेन मेथड, राइट। ऑब्जर्व हियर, पब्लिक स्टैटिक void main, fine, let's say string array args, यही आपका मेन का सिंटेक्स होता है। अब जैसे मान लो इस प्रोग्राम को आप चला रहे हो, आपने क्या किया, जावा, उसके बाद आपके क्लास का नाम और उसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट 10 20 30 40 जो भी आपने ली, राइट। क्या करेगा आपका जेवीएम, क्या करेगा, जितने भी आर्ग्यूमेंट आपने पास करवाए हैं इन सबको लेके एक स्ट्रिंग एरे बनाने वाला है। ऑटोमेटिक आपका जेवीएम जितने भी आर्ग्यूमेंट आपने पास करवाए इन सबको लेके एक स्ट्रिंग एरे बनाने वाला है, और इस एरे को पास करके जेवीएम किसको कॉल करेगा, मेन मेथड को। क्योंकि मेन मेथड को क्या चाहिए, स्ट्रिंग एरे चाहिए, तो इसको कॉल करते टाइम क्या पास करवाना पड़ेगा, स्ट्रिंग एरे। सवाल ये है कि जेवीएम के पास स्ट्रिंग एरे कहां से आएगा, तो आंसर ये है जो क्लास को चलाते टाइम आप आर्गुमेंट दोगे उनको लेके जेवीएम क्या बनाने वाला है, स्ट्रिंग एरे बनाने वाला, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से इसके पास ये स्ट्रिंग एरे आने वाला है। तो जैसे ही जेवीएम इसको पास करवाएगा, इस एरे का नाम क्या हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे लिखा वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम आपने क्या लिखा है, args, तो इस एरे का नाम क्या हो जाएगा, args। देखो एरे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। जब एरे की बात करते हैं ना, तो एरे में क्या होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स, क्योंकि एरे मतलब क्या होता है, मल्टीपल चीजों को स्टोर करना, राइट। तो यहाँ पे जैसे देखो इस एरे ने कितनी वैल्यू को स्टोर कर रखा है, 4, क्योंकि यहां से अपन ने कितनी पास करवाई थी, 4। जितनी भी करवाओगे सबको लेके एक एरे बनाने वाला, राइट। अब सवाल ये है, आराम से देखना यहाँ पे, अगर मान लो मेरे को इस एरे में से एक एक करके एलिमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए, क्या करोगे, एरे हमेशा इंडेक्स सपोर्ट करता है, तो एरे के पास इंडेक्स होती है। जैसे पहला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, 0, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे, चौथा 3 पे। तो मान लो मेरे को देखना है कि 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, तो देखो आपके एरे का नाम क्या होगा, जो आपने यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, args। तो आपके एरे का नाम args, और इस एरे की कौन से इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए, पहले इंडेक्स वाला। तो आप आगे इस तरीके से ब्रैकेट बनाओगे, इससे ये इंडिकेशन जाता है कि इसमें मैं इंडेक्स लिखने वाला हूं। तो यहां पे मैंने लिखा 1, इसका मतलब ऐसा एरे जिसको args पॉइंट कर रहा है उसका 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट मेरे को चाहिए। तो ऐसा एरे जिसको args पॉइंट कर रहा है वो ये रहा, और इसके 1 इंडेक्स का एलिमेंट वो कितना हो गया, 20, राइट। तो आंसर क्या आएगा, 20। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, ऑब्जर्व हियर, यहां पे देखना, देखो जैसे यहां पे अपन इसको इस तरीके से करते हैं, कोड में मैं चेंज करता हूं, हेलो प्रिंट करवा रहे थे ना अभी, अभी अपन हेलो प्रिंट नहीं करवा रहे, मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, देखो मैंने बोला ना जो नाम आप दोगे वो नाम होगा, मैंने यहाँ पे args नहीं लिखा, क्या लिखा है, csv, राइट। तो अपने एरे का नाम क्या होगा, csv। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना हो तो फिर args ही रख लो, राइट। बाकी कुछ भी दे सकते हो, आपको पता है मेन मेथड में क्या चेंज कर सकते हैं कल के सेशन से। तो args पॉप आप कौन सा चाहिए, और इवन यहाँ पे वेरार्ग आपको पता ले सकते हो, बट आप एरे रख लो, आपको पता है क्या क्या चेंज कर सकते हो। args अब क्या चाहिए आपको, 1। तो देखना यहाँ पे जैसे मैं इसको चलाऊंगा, देखो अभी पहले मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद मैं रन करता हूँ, और रन करते टाइम मैंने लिखा 10 20 30 एंड 40, राइट। ये 4 चीजें मैंने यहाँ पे पास करवाई। तो आपको पता चलेगा इन चारों को लेके क्या बनाएगा जेवीएम, एरे। 0 इंडेक्स में कौन सा होगा, 10, 1 इंडेक्स में कौन सा होगा, 20, और आप args ऑफ 1 प्रिंट करवा रहे हो, कितना प्रिंट होने वाला है, 20। देखो आंसर आपका क्या क्या आ रहा है, 20, राइट। इसका मतलब जो अपन बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो वापस से मैं कंक्लूड करता हूं, एक्चुअली कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, जावा की क्लास चलाते टाइम जो आर्गुमेंट आप पास करोगे उनको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या करेगा आपका जेवीएम, इन कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेके एक स्ट्रिंग एरे बनाने वाला है। क्यों बनाने वाला स्ट्रिंग एरे, क्योंकि जेवीएम को कॉल करना है किसको, मेन मेथड को, और मेन मेथड क्या मांगता है, स्ट्रिंग एरे। तो वो स्ट्रिंग एरे कहां से लाएगा जेवीएम, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू, और इसको पास करवा के मेन मेथड को कॉल करने वाला है, राइट। सो दैट्स द स्टोरी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अभी सपोज जैसे मान लो यहाँ पे आपने ये तो प्रिंट करवा दिया, और प्रिंट करवाया तो आपका आउटपुट क्या आया, 20। चलो एक काम करते हैं, पहले इतना लिखो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। सो कीप्स राइटिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, एंड डालो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, पहले ये लिखो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, command line arguments, right? Okay,
ओके यहाँ पे लिखो नंबर फर्स्ट पॉइंट, whatever arguments we are passing, whatever arguments we are passing, whatever argument we are passing from the command prompt, whatever argument we are passing from the command prompt at the time of, whatever arguments we are passing from the command prompt at the time of execution of Java program, at the time of execution of Java class, whatever arguments we are passing from the command prompt at the time of execution of Java class are known as command line arguments, known as command line arguments. Whatever arguments we are passing from the command prompt at the time of execution of Java class are known as command line arguments. Next, second point लिखो, by taking all the command line arguments, by taking all the command line arguments, JVM will create, by taking all the command line arguments, JVM will create one string array, JVM will create one string array, JVM will create one string array, and by passing that string array, and by passing that string array, JVM will call main method. By taking all the command line arguments, JVM will create one string array, and by passing that string array, JVM will call main method. Okay, you can mention this. इसके बाद आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो जो यहाँ पे है, so that you can come to know this example. ये जो ऊपर है आप मेंशन कर सकते हो इसको. Fine. Okay. यहाँ पे ये लिखने के बाद आप लिखना कि इसको आप किस तरीके से कॉल करवा रहे हो. समझ, आप इसको इस तरीके से कॉल करवा रहे हो. ये जो नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आप कंपाइल किया, फिर आपने जावा CSD 10 20 30 40 इस तरीके से कॉल करवा रहे हो. अगर आपको इवन डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा, इन चारों को लेके JVM आपका एक एरे बनाने वाला है. तो मैं यहाँ बना देता हूँ, इन चारों को लेके 10 20 30 40, और इसका नाम जो आपने यहाँ पे ले रखा है दैट इज ARGS, और इसके इंडेक्स होगी तो ऑब्वियसली ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स. यहाँ पे आप 1 इंडेक्स मांग रहे हो, इसलिए आंसर कितना आएगा 20. ओके, ओके नेक्स्ट चलते अपन. ऑब्जर्व करना अब यहाँ पे, अब यहाँ बहुत सारी चीजें अपने को फिगर आउट करने के एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन किस तरीके से, अगर आप टॉप इंटरव्यू में जा रहे हो तो फिर कमांड लाइन आर्गुमेंट से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं. चलो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके. देखो आराम से देखना यहाँ पे. चलो जैसे ये बना, यहाँ पे मेरे को कोई डाउट नहीं है इस तरीके से, और इवन मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ. जस्ट ऑब्जर्व हियर, अपन क्लियर कर देते हैं इसको, और वापस से अपन खाली इतना ही लिखते हैं. कंपाइल किया अपन ने, कंपाइलेशन इज फाइन, और यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको कॉल करने वाले. राइट, तो जस्ट ऑब्जर्व हियर,
ना आराम से देखना यहाँ पे, वापस से अपन कंपाइल करेंगे, वापस से अपन इसको कॉल करेंगे, तो क्या मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज आपके आउटपुट में होगा वो आपको देखने की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ARGS1 प्लस ARGS ऑफ, मैंने लिखा यहाँ पे ARGS ऑफ 2, राइट, सपोज मैंने ये लिखा ARGS ऑफ 1 प्लस ARGS ऑफ 2, फाइन, मतलब मैं दोनों को ऐड करवाना चाह रहा हूं और मैं कॉल इसको इस तरीके से करवाऊंगा। लेट्स से मैं इसको सेव करता हूं, मैं पहले इसको कंपाइल करता हूं, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं, और मैं इसको रन करवाना चाह रहा हूं इस तरीके से। जावा क्लास का नाम क्या आपका CSD, देन 10 20 30 40, 4 आर्गुमेंट, राइट, ओके। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे ये आपका कोड है। अच्छा मेरे को बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर मैं इसको एंटर करता हूं अब यहाँ पे, तो इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलने वाला है? यस, ARGS1 प्लस ARGS ऑफ 2। ऑब्वियसली इंडेक्स के थ्रू आप एलिमेंट निकाल सकते हो। अभी अपन ने ARGS ऑफ 1 प्रिंट करवाया था, कितना आया था 20, राइट, तो इंडेक्स के थ्रू आप ऑब्वियसली एलिमेंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले 1 इंडेक्स पे जो पड़ा है उसको निकाल रहा हूं और उसके बाद में किसको निकाल रहा हूं, 2 इंडेक्स पे जो पड़ा है, दोनों को क्या करवा रहा हूं, प्लस करवा रहा हूं। और ये तो आपको पता ही है, ये क्या कर देगा, जो भी आएगा उसको प्रिंट करवा देगा, राइट। तो ARGS ऑफ 1 कितना आने वाला है 20, ओके, प्लस ARGS ऑफ 2 कितना आने वाला है 30, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया? हाँ, ध्यान रखना, जैसे कल अपन ने पाइथन में भी डिस्कस किया, यहाँ पर भी, वैसे आपको यहाँ पे तो सामने दिख रहा है। मैंने आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट आप यहां से पास करवाओगे, JVM उन सारे आर्ग्यूमेंट को लेके कौन सा एरे बनाने वाला है, स्ट्रिंग एरे, क्योंकि मेन मेथड को कैसा एरे चाहिए, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एरे का मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कैसे होंगे, स्ट्रिंग में। तो ये 10 इंटीजर का 10 नहीं है, मैंने लिखा ऐसे, बट एक्चुअल में मेरे को ऐसा लिखना चाहिए था, ये डबल कोट में लिख रहा हूं मैं सबको, कि ये 30 इंटीजर का 30 नहीं है, सारे के सारे किसके, स्ट्रिंग के। तो यहाँ पे आप देखोगे ARGS ऑफ 1, तो ARGS ऑफ 1 जैसे ही आप लेके आओगे, ARGS ऑफ 1 क्या आ रहा है 20, बट कैसा 20, स्ट्रिंग का 20, प्लस ARGS ऑफ 2 कितना आएगा 30, कैसा 30, स्ट्रिंग का 30। और ध्यान रखना, जावा में जब दो स्ट्रिंग को आप प्लस करवाते हो तो क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब पहली स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या आने वाला है, पहली स्ट्रिंग क्या है 20, दूसरी स्ट्रिंग क्या है 30, तो आंसर क्या आएगा 2030, 50 नहीं आने वाला, क्योंकि अगर इंटीजर का 20 और इंट का 20 होता, सॉरी इंटीजर का 20 और इंटीजर का 30 होता, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आता 50, जबकि स्टोरी ऐसी है नहीं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर आपका 3030 आने 2030 आने वाला है। you'll see, अगर यहाँ पे देखोगे आप आंसर कितना आ रहा है 2030, इट इज नॉट 50, राइट। रीजन क्या है वो आपको पता है। अब सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है, ये इन्होंने मेन मेथड को फिक्स कर रखा है। देखो इतना अपन पढ़ चुके कि मेन मेथड हमेशा कैसा आर्गुमेंट लेगी, स्ट्रिंग एरे। कहीं मैंने आपको कितने चेंज बताए थे मेन मेथड पे, टोटल कितने चेंज कर सकते हो, 5 चेंज कर सकते हैं अपन, राइट। वापस चलो क्विकली रिकॉल करते हैं। पहला चेंज क्या था, मॉडिफायर का ऑर्डर अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा चेंज क्या था, आप स्ट्रिंग एरे को किसी भी फॉर्म में, वैलिड फॉर्म में लिख सकते हैं, एरे की वैलिड फॉर्म में। तीसरा चेंज क्या था, ARGS आइडेंटिफायर है, उसकी जगह आप कोई सा भी वैलिड आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो। चौथा चेंज क्या था, एरे की जगह आप वेरार्ग भी यूज कर सकते हो। पांचवा चेंज क्या था, 3 मॉडिफायर थे जिसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो। कौन कौन से, फाइनल, सिंक्रोनाइज और स्टेट एपी, राइट। ये टोटल 5 चेंज थे। और मैंने आपको बोला था इन 5 के अलावा अगर आपने कोई भी 6th चेंज करने की ट्राई की तो आपको JVM क्या देगा, एरर देगा, राइट। तो कहीं भी 5 चेंज में मैंने आपको ऐसा बोला कि स्ट्रिंग एरे की जगह आप इंट एरे कर सकते हो, नहीं कर सकते। हमेशा मेन मेथड कौन सा आर्गुमेंट लेगा, स्ट्रिंग एरे। इसीलिए जो भी कमांड लाइन आर्गुमेंट होंगे JVM उनको लेके कौन सा एरे बनाने वाला है, स्ट्रिंग एरे। इसीलिए आप भले यहां से कैसे भी पास करवाओ, जैसे आपने यहाँ पर 10 20 30 40 इंटीजर समझ के पास करवाए होंगे, लेकिन वो इंटीजर रहने नहीं वाले, क्योंकि JVM इसको लेके क्या बनाएगा, स्ट्रिंग एरे। और स्ट्रिंग एरे मतलब उसमें सारी चीजें कैसी होगी, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ऑटोमेटिक इंट का 10 पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, उसके बाद किस में जाएगा, स्ट्रिंग एरे में। तो ध्यान रखना ये सारी स्ट्रिंग में अवेलेबल होती है। सवाल मेरा यहाँ पे ये है, चलो ये तो आप याद कर ही लोगे कि यार चलो स्ट्रिंग एरे है तो आपने एक तरीके से याद कर लिया होगा, बट अगर आप याद करोगे तो फिर बहुत सारी जगह कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत सारे तरीके से सामने वाला इंटरव्यूअर आपको घुमा सकता है। चलो मैं आप जैसे क्वेश्चन रेज करता हूं, अच्छा हमेशा स्ट्रिंग एरे क्यों लेता है मेन मेथड, इसको चेंज करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया कि इंट एरे कर लो, फ्लोट एरे कर लो, डबल एरे कर लो।
अगेन जो रीजन मैंने आपको पाइथन में दिया था ना, वही रीजन है। जब भी आप डेटा टाइप के साथ काम करोगे ना, अगर आप पाइथन का सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो ओपन सेशन, तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप कभी डेटा टाइप के साथ काम करोगे, सबसे पॉपुलर जो डेटा टाइप होता है वो होता है आपका स्ट्रिंग, राइट? इट इज द मोस्ट पॉपुलर डेटा टाइप। इवन आप नोटिस करो, आप बहुत सारे फॉर्म फिल करते होंगे, तो जैसे कोई भी फॉर्म आप फिल करोगे, कुछ मैं वैल्यू कुछ फील्ड लेता हूं, जैसे मान लो एक नेम करके फील्ड है, एक सपोज करो फादर नेम करके फील्ड है, मदर नेम करके फील्ड है, राइट? कुछ भी ले लो, एड्रेस करके फील्ड है, एक लेट्स से आपकी एज करके फील्ड है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जैसे लेट्स से कितने फील्ड लिए मैंने, 5 फील्ड लिए। अगर आप देखोगे नेम किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग, फादर नेम किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग, मदर नेम स्ट्रिंग, एड्रेस स्ट्रिंग, एज इंटीजर, राइट? इंटीजर या फ्लोट, अगर पूरा आपको एग्जैक्ट डालना है पॉइंट में तो फ्लोट मान लो, राइट? तो अब यहाँ पे देखो कि 5 फील्ड मैंने लिए, 5 में से 4 किस तरीके के, स्ट्रिंग। तो हमेशा जब भी आप काम करोगे 80 to 90% काम आप स्ट्रिंग के साथ करने वाले, राइट? इसीलिए स्ट्रिंग सबसे पॉपुलर होता है, और इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमेशा मेन मेथड का फिक्स होता है, कौन सा आर्गुमेंट लेगा, स्ट्रिंग एरे, दूसरा कोई नहीं, राइट? क्योंकि ये सबसे पॉपुलर डेटा टाइप होता है। इवन इतना पॉपुलर कि हर एक लैंग्वेज इसको बहुत कुछ स्पेशल एबिलिटी देती है। जैसे अगर आप जावा की बात करोगे ना, स्ट्रिंग की, तो जब अपन स्ट्रिंग पढ़ेंगे, छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत टाइम अपन इन्वेस्ट करेंगे। अभी खाली स्ट्रिंग मतलब आपको ऐसा ही लगता होगा आज तक, और आज तक ऐसे ही पढ़ते आए होंगे, डबल कोट में कुछ भी लिखा तो क्या हो गया, स्ट्रिंग। बट मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली अपन बहुत टाइम तक, कम से कम 5-7 घंटे अपन इस पे डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा एक चीज की स्ट्रिंग कहां पे स्टोर होता है, किस तरीके से। तो वहां पे मैं आपको एक चीज रियलाइज करवाऊंगा, और वो ये कि स्ट्रिंग इतना पॉपुलर है ना कि इसको स्टोर करने के लिए एक सेपरेट एरिया दे रखा है जावा, राइट? जिसको बोलते हैं SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, राइट? क्या मतलब होता है इसका, वी विल डिस्कस जब अपन स्ट्रिंग पढ़ेंगे, और इसका कितना बड़ा रोल है इस सेपरेट एरिया के आने से, स्ट्रिंग में कितनी चीजें बढ़ जाएगी इन ऑल, विल डिस्कस देयर। बट अभी मैं खाली आपको इतना सा बोलना चाह रहा हूं, स्ट्रिंग एक बहुत पॉपुलर डेटा टाइप होता है जब भी अपन किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, खाली जावा के लिए, राइट? और तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट किसमें हमेशा आर्गुमेंट लेगा, स्ट्रिंग एरे में। इसीलिए आप यहां से कुछ भी पास करवाओगे, जेवीएम उनको लेके क्या बनाने वाला है, स्ट्रिंग एरे। दूसरा एक और मैं आपको ऑप्शन देता हूं, देखो एक और मैं आपको चीज बताता हूं, इस तरीके से भी सोच सकते हो आप। जैसे मान लो, सपोज करो अगर ये स्ट्रिंग एरे नहीं होता, मान लो इन्होंने बोला था कौन सा एरे, इंट एरे, तो फिर दिक्कत इंट एरे के साथ ये थी ना कि ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे प्रॉब्लम बस इतनी सी है, अब आप इसको कॉल करोगे तो आपको सब इंट ही देने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो आपने 30.5 दिया, तो ये तो कैसा है, फ्लोट। तो क्या इंट एरे में फ्लोट आ सकता है, नहीं। मान लो आपने यहाँ पे कुछ लिखा, मान लो ये नाम लिखा कुछ भी, राइट? तो ये कैसा है, स्ट्रिंग। तो क्या इंट एरे में स्ट्रिंग आ सकता है, नहीं। तो फिर आपको आर्ग्यूमेंट फिक्स हो जाता है, कौन से पास करवाने पड़ेंगे, स्ट्रिंग, कौन से पास करवाने पड़ेंगे, इंट ही करवाने पड़ेंगे। मान लो फ्लोट कर दिया होता तो फिक्स हो जाता कि फिर आपको कैसे करवाने पड़ेंगे, फ्लोट ही करवाने पड़ेंगे। क्या स्ट्रिंग करवा सकते हो, नहीं। अगर आपने स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग से फायदा यह है कि ऐसा लिखोगे तो क्या ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, यस। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए खाली डबल कोट ही लगाना है। कोई भी चीज स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर भी स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी तरीके का टेक्स्ट क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी तरीके की चीज इंट नहीं हो सकती। इसको इंट में कन्वर्ट करने का कोई तरीका है, CSV को इंट में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। बट अगर यहाँ पे मैं 40 लिखूं, क्या 40 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। खाली डबल कोट डाल दो, ये हो गया स्ट्रिंग, राइट? तो स्ट्रिंग हमेशा इजी होता है, पूरी तरीके से फैसिलिटी आपको दी गई है कि आप किसी को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहो बहुत इजीली हो जाएगा, या किसी और से स्ट्रिंग में आना चाहो या स्ट्रिंग से किसी और में जाना चाहो बहुत इजीली आप ये कर सकते हो, राइट? इसीलिए हमेशा किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग एरे। इवन अभी अपन आर्ग्यूमेंट या अभी अपन इनपुट कहां से लेना देख रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से। उसके बाद आगे चल के मैं आपको बताऊंगा आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। उसके लिए जावा ने एक क्लास दे रखी है जिसका नाम होता है स्कैनर। नाम सुना आपने तो, पर नाम ही सुना होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है स्कैनर ना, अपन बात करेंगे खाली इनपुट लेने के लिए नहीं, और भी बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हो उसको। बट वहां पे मैं आपको बताऊंगा स्कैनर से भी इनपुट लोगे तो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में लेगा, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट? वो ज्यादा पॉपुलर होता है कि आप स्ट्रिंग फॉर्मेट पे इनपुट लो। विल डिस्कस जब बात करेंगे उसकी, बट अभी के लिए मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ स्ट्रिंग बहुत पॉपुलर होता है, इसलिए यहाँ पे ये हमेशा आर्गुमेंट किस फॉर्म में लेगा, स्ट्रिंग एरे फॉर्म में। इसलिए आप यहाँ से कुछ भी पास करवाओगे उसको स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करेगा जेवीएम, और उसके बाद उसको कॉल करके किसको पास करके किसको कॉल करेगा, मेन मेथड को कॉल करने वाला, राइट? ये सिनेरियो चलने वाला है। जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो अभी आपने ये देख लिया। अब सब क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन है मेरा कि मेरे को क्या करना है। मेरे को यहाँ पे अभी तो 20 और 30 में करवा रहा हूं, तो कितना आ रहा है,
2030। क्यों आ रहा है ये 2030? क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो 20 स्ट्रिंग का और 30 स्ट्रिंग का जब ऐड करवाओगे तो कितना आएगा? 2030। पर मेरा सवाल ये आपसे, मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे को 20 + 30 2030 नहीं, कितना चाहिए? 50 चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? 2030 50 चाहिए। तो फिर 50 कैसे लाओगे? 50 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर में। एक बार स्ट्रिंग को आपने इंट में कन्वर्ट कर लिया, फिर आप इंट प्लस इंट करवाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? 50। तो बस अपने को खाली अभी इतना ही देखना है कि अपन स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, राइट? जो कि बहुत ही सिंपल एक्चुअली, अगर आप कन्वर्ट करवाने जाओगे। ऑब्जेक्ट हियर कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में? यहां पे देखो, अभी आपको मैं क्या लिख रहा हूं ये मत समझना, अभी कुछ भी जो मैं लिख रहा हूं अभी इस पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। मैं अभी यहाँ पे जस्ट एक लाइन लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा भी नहीं, मैं समझाना भी नहीं चाहता अभी। इंटीजर ऑफ पार्सेंट ARGS ऑफ 1, अभी खाली आप इतना ध्यान रखिए, ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअल में क्या करता है, ये जो भी मैंने लिखा है ये क्या करता है, इसके अंदर आप स्ट्रिंग पास करो, ये ऑटोमेटिक इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? इंट में। तो यहाँ पे जैसे देखो ARGS ऑफ 1 पास किया मैंने, ARGS ऑफ 1 मतलब क्या है? स्ट्रिंग का 20, ये ऑटोमेटिक इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? इंट के 20 में। और किसमें स्टोर करवा रहे हैं अपन? एक्स में। तो एक्स में क्या आ जाएगा? इंट का 20। अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको याद करना पड़ेगा और अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको एक भी चीज याद नहीं रखनी है। तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि ऐसे याद कर लो इंटीजर डॉट पार्सेंट करके कुछ होता है, नहीं। एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा कि इंटीजर एक क्लास होती है। जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे java.lang, वहां पे एक चीज देखेंगे अपन रैपर क्लास करके, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा इंटीजर एक क्लास होती है, उसके अंदर ये जो पार्सेंट आपको दिख रहा है वो क्या है? एक मेथड है, और इसके अंदर कुछ कोड लिखा है जावा ने जो इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? इंट में, राइट? मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में जावा ने इसके अंदर कौन सा कोड लिख रखा है जब हम पार्सेंट डिस्कस करेंगे, राइट? विल डिस्कस, वो आप चाहो तो खुद की भी डिजाइन कर सकते हो पार्सेंट, कोई जरूरी नहीं कि आप जावा को यूज करो। विल डिस्कस, वहां पे अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा उसके रिगार्डिंग, खाली इतना बोल रहा हूं अभी आप इतना ध्यान रखें, इसमें क्या पास करवा रहा हूं मैं? स्ट्रिंग, ये इसको कर देगा किसमें कन्वर्ट? इंट में, और इंट में कन्वर्ट करके अपन किसमें स्टोर करवा रहे हैं? एक्स में। तो अब एक्स में ये क्या है? स्ट्रिंग का 20, एक्स में क्या आ जाएगा? इंट का 20, राइट? ओके, तो एक काम करते हैं अपन, उसके बाद अपने को एक और को कन्वर्ट करवाना है। किसको करवाना है? ARGS ऑफ 2 को भी करवाना है। अगेन मैं सेम लाइन लिखता हूं, इंट y इक्वल टू इंटीजर डॉट बोलो पार्सेंट, हाँ यहाँ पे ARGS ऑफ 2। ओके, तो ARGS ऑफ 2 मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग का 30, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंट के 30 में। किसमें स्टोर हो जाएगा? y में। तो यहाँ पे अगर मैं अब लिखूं x प्लस वाई, ऑब्जेक्ट हियर मैं लिखता हूं यहाँ पे x प्लस वाई, तो x में क्या है? इंट का 20, y में क्या है? इंट का 30, तो इंट का 20 प्लस इंट का 30, आंसर कितना हो जाएगा? इंट का 50, जो अपने को चाहिए था। एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, लेट्स सी वेदर ये सही से आउटपुट जो अपने को चाहिए वैसा कुछ देता है या नहीं। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं अभी इसको चलाऊं, देखो अभी मैं इसको चलाता हूं, खाली एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ध्यान रखना, तो क्या आएगा पता आपको? देखो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, आंसर अभी भी 2030 आएगा, देखो, जबकि मैंने तो चेंज किया था कोड में, फिर आया क्यों नहीं? ध्यान रखना, कभी भी आप कोड में एक लाइन भी, एक पॉइंट भी चेंज करोगे तो आपको वापस से कंपाइल करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि एक्चुअल में आपको पता है, ये जब आप चला रहे हो, देखो एक एक चीज फील करो, ये जब आप चला रहे हो, क्या चला रहे हो? CSV क्लास को। कौन बनाता है CSV क्लास? कंपाइलर। जब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो वो बनाता है क्लास। अब देखो आपने वापस कंपाइल किया ही नहीं, तो ये CSV क्लास कौन सी है? जो पिछली बार बनी थी वो वाली। और जब पिछली बार बनी थी तब आपके कोड में क्या लिखा था? आपने ARGS 1 प्लस ARGS ऑफ 2 लिखा था, तो वही आ रहा है, इसीलिए वापस चला रहा, तो कितना आ रहा है? 2030 ही आ रहा है। जब इसको वापस से आप कंपाइल करोगे तो आपका कंपाइलर क्या करेगा? नहीं बनाएगा, अभी जो है वो वाली बनाएगा नहीं, वो पुराने वाले को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वापस ये कहां पे सेव होने वाली है? डेस्कटॉप पे। आपके डेस्कटॉप पे पुराने वाली भी पड़ी होगी, तो पुराने वाली हट जाएगी, उसकी जगह पे ये नई वाली आ जाएगी। तो अब जैसे मैं एंटर करूंगा, अगर कोई एरर नहीं है, वो पुराने वाली हट जाएगी, उसकी जगह पे नई वाली आ जाएगी। अब नई वाली आ गई, और अब अगर मैं चलाऊंगा तो नई वाली में कोड क्या है? इंट में कन्वर्ट करके ऐड करवा रहा है। तो इस बार आपका रिजल्ट जो है वो कितना आ रहा है? यहाँ पे 50, राइट? तो कभी ऐसा मत करना कि प्रोग्राम में कुछ चेंज किया और फिर आप डायरेक्ट चला रहे हो, उसको कंपाइल नहीं कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो पुराने रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी जो क्लास आ रही है वो कौन सी आ रही है? पुराने वाली। वापस कंपाइल करोगे तो उसको वो रिप्लेस कर देगा।
और रिप्लेस करेगा तो अब कौन सी वाली क्लास आएगी, नई वाली। तो जो आपने कोड में अपडेट किया वो अपडेशन आपको दिखने वाला है। इसीलिए हर एक बार आपने नोटिस किया तो थोड़ा सा भी चेंज करने के बाद मैं उसको क्या कर रहा हूं, कंपाइल कर रहा हूं, राइट। क्योंकि कंपाइल नहीं करोगे तो वापस पुराने वाला ही आने वाला है, राइट। ओके, सो दैट्स अ सीन। अब चलो पहले चलो ये लिख लो, अगर लिखना हो तो, उसके बाद मैं आपको एक टास्क देता हूं, वो टास्क आप करें। पहले एक पॉइंट लिख लो, command line argument always available in the form of string. Command line arguments always available, command line arguments always available in the form of string. Command line arguments always available in the form of string. Command line arguments always available in the form of string. And now you can take this example. अब पहले चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एग्जांपल में आपके दोनों कवर हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ARGS of 1 प्लस ARGS of 2 करोगे तो कितना आएगा, 2030। और अगर कन्वर्ट करके x प्लस y करोगे तो कितना आएगा, 50। तो लिख लो आप इसको। आप इसको इस तरीके से कंपाइल करना, इस तरीके से रन करोगे तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आने वाला है, 2030, और यहाँ पे आंसर आपका क्या आने वाला है, 50। नहीं, डिफरेंस क्या है वो मुझे लगता है आप खुद से पता करो एक बार। चलो एक डाउट है, बात करते हैं अपन उसकी, क्योंकि आप अगर पाइथन और जावा दोनों के सेशन ले रहे हो तो वो डाउट आपके दिमाग में आ सकता है, पर उसके पीछे रीजन क्या है, पाइथन में ऐसा क्यों हो सकता है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, चलो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। Just write it down first. अभी ये इंटीजर क्या है, पार्सेंट क्या है, इस पे दिमाग मत लगाओ। अभी खाली इतना ध्यान रखो, ये लाइन यहाँ पे स्ट्रिंग पास करवाओगे, इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, इतना ही बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी मैं आपको ये याद नहीं करवाना चाह रहा हूँ, करना भी नहीं आपको एक भी लाइन याद। इवन मैंने आपको इसका भी नहीं बताया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है। अभी खाली मैंने आपको इतना ही ध्यान रखने का बोला है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, बट एक्चुअल में इंटरनली हो क्या रहा है, किस तरीके से वो प्रिंट हो रहा है, डिस्कस करेंगे अपन इसके रिगार्डिंग। चलो नेक्स्ट, या राइट इट डाउन, इंडेक्स और वाई को कॉमा नहीं कर सकते। अब मैं आ रहा हूं, अब अगर सेमीकोलन करके करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे पहले तो एक डाउट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि कल अगर आपने पाइथन का सेशन लिया हो तो अपन ने बोला था स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना हो पाइथन में तो क्या क्या होता था, जस्ट इंट फंक्शन होता था, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिखोगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में। यहाँ पे करना है तो इंट फंक्शन की जगह क्या लिखना है, इंटीजर डॉट पार्स इंट। देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ रहा है आपको, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके अंदर आप 10 पास करवाओगे जो भी स्ट्रिंग वाला तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। दोनों में इतना फर्क क्यों है, यहाँ पे खाली इंट और यहाँ पे इतना बड़ा, द रीजन इज क्योंकि आपको पता है पाइथन जो है वो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। पाइथन में आप फंक्शन लिख सकते हो, तो वहां पे जो ये इंट है ना, वो इंट क्या है, फंक्शन है, राइट। और जावा फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावा किस तरीके की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये पार्सेंट क्या है, मेथड है, और मेथड है तो बिना क्लास के मेथड हो नहीं सकते। तो जब मेथड बताओगे तो उसकी क्लास का नाम भी बताना पड़ेगा, तो क्लास का नाम क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर क्लास है, ये मेथड है, इसीलिए इतना बड़ा हो रहा है वो इंटीजर डॉट पार्सेंट, राइट। यहाँ पे खाली फंक्शन,
तो फंक्शन, अगर जावा भी फंक्शन ओरिएंटेड होती तो इतना बड़ा करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पर भी, बट जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शन नहीं, क्या चलता है, मेथड, और मेथड बिना क्लास के हो नहीं सकती। तो मेथड बताने टाइम आपको क्या बताना पड़ेगा, क्लास भी बताना पड़ेगा। बाद में डिस्कस करेंगे अपन, बट अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि पाइथन में इतना सिंपल होता है, यहाँ पे इतना क्यों लिखना पड़ रहा है, द रीजन इज कि ये फंक्शन ओरिएंटेड है नहीं जावा, राइट। या यस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे अगेन डाउट ये है कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है, यस, उसके बाद दोनों फैसिलिटी है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से सिंप्लीफाई हो सकता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर सकते हैं, जहां पे फंक्शन से सिंप्लीफाई हो सकता है वहां पे वो फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये काम फंक्शन से सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए इन्होंने क्या यूज कर रखा है, फंक्शन, राइट। लेकिन जावा के पास ऑप्शन नहीं है, कुछ भी हो तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पास ही जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप पाइथन में भी चाहो तो क्लास बना के कर सकते हो, थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप पाइथन के साथ जाओगे तो जैसे अपन पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा वहां पर भी क्लास बना सकते हो, और उसके बाद मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि क्लास कब बनानी चाहिए और फंक्शन कब बनाना चाहिए, राइट, वी विल डिस्कस दैट। फाइन, ओके, फिलहाल अपन यहाँ पे आते हैं। ओके, मीनवाइल किसी और को कोई डाउट है तो पहले अपन उसको रिविजन करते हैं। मुझे लगता है अमन आपको आंसर मिल गया होगा, पाइथन और जावा को कंपेयर नहीं करें कि इंट फंक्शन में पास करवा के इस तरीके से हो जाएगा, नहीं होने वाला। उसके अलावा या मैं अभी ऑलरेडी बोल चुका हूं, बात करेंगे अपन लास्ट में इसकी एग्जाम का पैटर्न एंड ऑल। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट थिंग। ओके, चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं, इवन मैंने पाइथन में भी कल सेम ही टास्क दिया था, मैं यहाँ पर भी आपको एक टास्क देता हूं। अभी पता है क्या कर रहे हैं अपन, अभी मैंने ARGSOF 1 और 2 को ऐड करवाया, राइट, मतलब इसको ऐड करवाया 20 और 30 को। आंसर कितना मिला मेरे को यहाँ पे, 50। मैं चाहता हूं जितने भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आप पास करवाओगे ना, सबको आपको ऐड करवाना, और सारे मैं इंटीजर तरीके की पास करवाऊंगा, यहाँ पे सबको आपको ऐड करवाना, रिजल्ट मेरे को उस तरीके चाहिए। जैसे इसका रिजल्ट क्या होगा, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 कितना आना चाहिए, 100। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि मैं ऐसे करवाऊंगा। मान लो अगली बार कॉल करते टाइम मैंने ऐसा लिखा 10 20 30 40 50, तो आंसर कितना आना चाहिए, 150। सबका एडिशन कितना होगा, 150। अगली बार कॉल करते टाइम अगर मैंने लिखा 10 20 30 40 50 60, तो आंसर कितना आना चाहिए, 210, राइट। तो आपको लिखो एक कोड, किस तरीके से लिखोगे, जितने भी मैं कमांड एंड आर्ग्यूमेंट डालूं उन सबका सम प्रिंट हो जाना चाहिए, ये आपका टास्क है। इवन कल अपन ने पाइथन में भी ऐसा किया था, बट खाली सिंटेक्स बदलेंगे, लॉजिक वही लगाना जो कल वहां पे लगाया था, अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया हो। नहीं किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन जावा देख रहे हैं तो अपन यहाँ पे बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यस, आइडेंटिफाई किस तरीके से आप ये करने वाले हो, जितने भी कमांड एंड आर्ग्यूमेंट में पास करवा रहा हूं मुझे सबका सम चाहिए, दैट इज द सेम। हो गया, करा दो, मुझे तो आंसर चाहिए, एक बार आप कराओ जैसे करा सकते। ओके, चलो अपन देखते हैं, आप देखते हैं whether आप सही सोच रहे थे या नहीं। तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है, अपने को एक चीज पता है, जितने भी आर्ग्यूमेंट अपन यहां से पास करवाएंगे, क्या करेगा आपका जेवीएम, सारे आर्ग्यूमेंट को लेके एक एरे बनाने वाला है, एक स्ट्रिंग एरे बनाने वाला, 10 20 30 एंड 40, राइट। ये कौन सा एरे है, एक्चुअली आपका स्ट्रिंग एरे, राइट। नाम क्या होगा जो आपने यहाँ पे दे रखा, क्या नाम हुआ, ARGS। करना क्या है वो सुनना बहुत आराम से, करना मेरे को ये है कि मुझे इसमें से जो भी एरे बना है
क्योंकि जितने भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आप पास करवाओगे सबको लेके क्या बना देगा, एरे। अब इस एरे में कितने आइटम है, मल्टीपल। मुझे क्या करना है, एक एक करके आइटम बाहर निकालना है और ऐड करवाते जाना है। तो जैसे मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा, लेट्स से टोटल करके एक वेरिएबल लेते हैं, स्टार्टिंग में कितना होगा वहां पे 0। फिर क्या करूंगा मैं, पहला एलिमेंट बाहर निकाल लूंगा इस एरे का। इस एरे का पहला एलिमेंट कौन सा है, 10, इसको इसमें ऐड करवा दूंगा, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा, 10। फिर मैं क्या करूंगा, इस एरे का दूसरा एलिमेंट बाहर निकालूंगा, दूसरा कौन सा है 20, इसको इसमें ऐड करवा दूंगा, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30। फिर मैं इसका तीसरा एलिमेंट बाहर निकालूंगा, तीसरा एलिमेंट कौन सा है 30, उसको इसमें ऐड करवाऊंगा, 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। फिर मैं इसका चौथा एलिमेंट निकालने वाला हूं, कितना 40, इसको इसमें ऐड करवाऊंगा, 60 + 40 कितना हो गया 100। ओके, उसके बाद ऑब्वियसली सारे एलिमेंट निकल गए, तो जो भी मेरा टोटल में पड़ा होगा वो मेरा क्या है, रिजल्ट। तो रिजल्ट कितना है 100। इवन अगर मान लो एक और एलिमेंट होता तो फिर एक और निकलता और वो इसमें ऐड होता, तो रिजल्ट वो उस तरीके से आता, राइट। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कितने भी कमांड एंड आर्गुमेंट आप पास करवाओगे, एक एक करके आपको बाहर निकालना है, ऐड करवाते जाना है। जब भी आपके पास मल्टीपल एलिमेंट हो, अभी जैसे देखो इस एरे में कितने एलिमेंट है 4, जब भी आपके पास मल्टीपल एलिमेंट हो, आपको एक एक करके एलिमेंट बाहर निकालना हो, तो फिर आपको क्या लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, लूप लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। अब सवाल ये है, लूप आप कोई सा भी लगा सकते हो, बट अभी अपन ने लूप डिस्कस नहीं किया है, सेपरेट कर चैप्टर में पढ़ेंगे अपन जावा में कितने तरीके के लूप होते हैं ऑल। लेकिन एक लूप ऑलरेडी मैं आपको लगाना थोड़ा बहुत बता चुका हूं, सेम अपन उसी पे काम करते हैं अभी भी। लूप किस तरीके से लगाना है, बहुत ही सिंपल है। देखो पहले तो एक टोटल करके ले लो, जिसमें स्टार्टिंग में कितना अपना 0। अब चलो लूप लगाते हैं। एक लूप में आपको लगाना बता चुका हूं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, 1-2 दिन पहले ही अपन ने देखा था, राइट। जब अपन ने क्या पढ़ा था, वेरार्ग पढ़ा था, राइट, तब अपन ने एक लूप लगाया था। देखो कैसे लगाते हैं, 4, उसके बाद आपको लगाना है कॉलन, एरे का नाम जिसमें से अपने को एक एक करके एलिमेंट निकालना है। किसमें से अपने को एक एक करके एलिमेंट निकालना है, इस एरे में से, और इस एरे का नाम क्या है ARGS, तो ARGS में से एक एक करके एलिमेंट निकालना है। अब सवाल ये है, इस एरे के अंदर से एक एक करके एलिमेंट आने वाला, पहली बार में कौन सा एलिमेंट आएगा 10, अगली बार में कौन सा आएगा 20, अगली बार में 30। तो एक एक करके जो एलिमेंट बाहर आएगा उसको स्टोर करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, राइट। तो कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूं, लेट्स से ELE कर लेते हैं, एलिमेंट, थोड़ा फिजिबल नाम भी होगा। अब जावा किस तरीके की है, जावा आपकी स्टैटिक टाइप है, तो जब भी आप वेरिएबल लोगे उसका टाइप भी आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा ये ELE कौन से टाइप का वेरिएबल। तो ऑब्वियसली आपको ये देखना है किसमें से एक एक करके एलिमेंट बाहर आ रहा है, ARGS में से। अब ARGS में एलिमेंट कैसे है, स्ट्रिंग, इट इज स्ट्रिंग एरे नॉट इंटीजर। तो इसका मतलब एलिमेंट कैसे आ रहे बाहर, स्ट्रिंग। तो जिस वेरिएबल में स्टोर करवाओगे वो वेरिएबल कौन से तरीके का होने वाला है, स्ट्रिंग। तो आपने लिखा स्ट्रिंग ELE, किसमें से निकालना है, ARGS में। ARGS में से एक एक करके एलिमेंट बाहर आएगा, किसमें स्टोर होगा, आपके ELE में। ELE को स्ट्रिंग टाइप का क्यों लिया मैंने, क्योंकि ARGS में जो एलिमेंट है वो कौन से टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, क्योंकि कमांड एंड आर्गुमेंट का जो एरे बनता है वो कैसा एरे होता है, स्ट्रिंग एरे, राइट। ओके, नाउ अब इसके अंदर आओ, अपने को क्या करना है, एडिशन करवाना है। अब एडिशन कैसे करवाओगे, देखो किसमें डालना अपने को रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट अपने को किसमें चाहिए, टोटल में। जिसमें डालना होता है उसको लिखते अपन लेफ्ट साइड में, तो किसमें डालना है, टोटल में, टोटल को लिखूंगा मैं लेफ्ट साइड में। अब क्या डालना है, देखो हर बार आप क्या कर रहे हो, जो पहले से उसमें पड़ा है और जो निकल के आ रहा है दोनों को ऐड करवा रहे हो, राइट। तो जो पहले से उसमें पड़ा है, मतलब जो पहले से टोटल में पड़ा है प्लस जो निकल के आ रहा है वो किसमें, ELE में, आप दोनों को ऐड करवा दो, राइट। ओके, बट अभी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो आपका ELE में निकल के आ रहा है वो कैसा है, स्ट्रिंग है, वो इंटीजर नहीं है कि आप ऐसे ऐड करवा दोगे। स्ट्रिंग है तो ऐड करवाओगे तो क्या हो जाएगा, कनकैटिनेशन, जबकि अपने को क्या चाहिए, सबका सम चाहिए। तो पहले जो ELE है उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद आपको ऐड करवाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट करवाने जाओगे तो दिक्कत है, कनकैटिनेशन हो जाएगा। तो आपका जो ये ELE है आपको पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तरीका अपन देख चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, int x इक्वल टू, हाँ बोलो, इंटीजर डॉट पार्सेंट ELE। ELE में क्या पड़ा है, स्ट्रिंग वाला चीज, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
इंट में, किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में। तो अब यहाँ पे ईएलई ऐड मत करवाओ, क्या ऐड करवाओ, एक्स ऐड करवाओ, राइट, क्योंकि एक्स में कैसी चीज पड़ी है, इंटीजर वाली। ईएलई करवाओगे तो ईएलई में क्या पड़ा है, स्ट्रिंग वाला, राइट। लेट्स ट्रेस दिस थिंग, एक बार ट्रेस करते हैं, सो दैट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है इजीली आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर ट्रेस करते हैं, पहले क्या बनेगा, टोटल, स्टार्टिंग में कितना वहां पे 0, चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, एक टोटल बनेगा, स्टार्टिंग में कितना है 0, ठीक है। एक एक करके ये लूप चल रहा है, लूप मतलब एक एक करके एलिमेंट बाहर आने वाला है। तो पहली बार में ARGS का पहला एलिमेंट आएगा, किसमें, ELE में। ARGS का पहला एलिमेंट कितना है, 10, तो आपके ELE में कितना आया, 10, कैसा 10, स्ट्रिंग का 10, राइट। अब अंदर आओ, अंदर आके क्या हुआ, जो स्ट्रिंग का 10 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर के 10 में, और किसमें स्टोर हो जाएगा, एक्स में। तो आपके एक्स में स्टोर हो गया इंटीजर का 10। देखो लाइन को कैसे ट्रेस करते हैं वो पकड़ना, क्योंकि अगेन कोड लिखने से बड़ा है कोड को ट्रेस करना, क्योंकि अगर आप पहली बार में अपना कोड सही नहीं लिख पाए तो फिर आपको देखना पड़ेगा गलती कहां पे है, और अगर आपको गलती रेक्टिफाई करनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो ट्रेस अगर नहीं करोगे तो फिर एक ही ऑप्शन है, अगर पहली बार में आपका बिल्कुल सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वो सही होने वाला नहीं। और पहली बार में कोड कभी सही नहीं होते हैं अनलेस एंड अनटिल लाइन बाय लाइन आपको याद नहीं, राइट। और कोड आप याद नहीं कर सकते, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, इसीलिए बिना ट्रेसिंग के कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप हर एक एग्जांपल या हर एक चीज को कोड करके देखना चाहते हो तो ट्रेसिंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखो टोटल इक्वल टू, टोटल जो लेफ्ट साइड में लिखा उसमें जाने वाला है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ट्रेस करना सीखो। लेफ्ट साइड में लिखा उसमें जाने वाला है क्या, जो पहले से टोटल में पड़ा है, कितना पड़ा है 0, प्लस एक्स में कितना पड़ा है 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, यहाँ पे गया 10। अब लूप है, वापस चलेगा, वापस चलेगा तो ARGS का अगला एलिमेंट ELE में आने वाला है। ARGS का अगला एलिमेंट कौन सा है, 20, आपके ELE में आया स्ट्रिंग का 20, ओके। ना अंदर आओ, स्ट्रिंग का 20 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंट के 20 में, किसमें स्टोर हो जाएगा, एक्स में, आपके एक्स में हो गया इंट का 20। अंदर आओ, टोटल में डालना है, ठीक है, क्या डालना है, जो टोटल में पहले से पड़ा है, कितना पड़ा है 10, प्लस एक्स में कितना पड़ा है 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, आपके टोटल में गया 30। लूप है, वापस चलेगा, ARGS का अगला आइटम एलिमेंट में आएगा, राइट। अगला आइटम कौन सा है 30, ELE में आया आपका 30, और ये 30 है स्ट्रिंग वाला, ओके। अंदर आओ, ये स्ट्रिंग का 30 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में, किसमें स्टोर हो जाएगा, एक्स में, एक्स में स्टोर हो गया इंट का 30। नाउ टोटल में डालना है, यस, जो टोटल में पहले से पड़ा है कितना 30, प्लस एक्स में कितना पड़ा है 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। अगली बार वापस चलेगा, ARGS का अगला एलिमेंट ELE में आने वाला है, अगला एलिमेंट कौन सा है 40, ओके। ELE में आया आपका स्ट्रिंग का 40, ओके। नाउ स्ट्रिंग का 40 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट के 40 में, किसमें स्टोर हो जाएगा, एक्स में, ओके। नाउ टोटल में डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, टोटल में जो पड़ा है, टोटल में कितना पड़ा है 60, प्लस एक्स में जो पड़ा है, एक्स में कितना पड़ा है 40, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। क्या ये लूप वापस चलेगा एक बार, नहीं, क्योंकि चार आइटम थे, 4 बार ये चल चुका है, सारे के सारे खत्म हो चुके हैं ARGS के, तो अभी लूप क्या हो जाएगा, खत्म। लूप खत्म, तो जो अपना रिजल्ट है वो किसमें पड़ा है, टोटल में, तो बाहर आके आप किसको प्रिंट करवा दो, टोटल को प्रिंट करवा दो, ताकि आपका जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऑफ टोटल, जो भी आपका टोटल में पड़ा है वो आपका प्रिंट हो जाएगा, टोटल, ओके। चलाते हैं अपन इसको, लेट्स सी क्या कुछ आउटपुट आने वाला है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, चलो अपन ने कोड में चेंज किया है, यस, और कोड में चेंज किया तो अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट होगी, कंपाइल, तो कंपाइल करते हैं अपन, ठीक है। कंपाइलेशन फाइन सक्सेसफुल है, तो सक्सेसफुल है इसका मतलब पता है क्या हुआ होगा, जो डॉट क्लास फाइल है वो बनी होगी, पुराने वाली को उसने चेंज कर दिया होगा, राइट। तो अब इसको चलाओगे तो अपन ने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो आउटपुट कितना आना चाहिए 100। लेट्स सी कितना आ रहा है 100। देखो अब मैंने कोड में कुछ भी चेंज नहीं किया, इसलिए मेरे को वापस कंपाइल नहीं करना है, कोड में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये कोड नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी करो, कोड में जब तक कुछ चेंज नहीं करोगे वापस कंपाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए इस बार मैं खाली क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोड में एक भी लाइन चेंज नहीं की, और इस बार इसका आउटपुट क्या आ रहा है 210, क्योंकि मैंने कोड ऐसा ही लिखा है कि जितनी चीजें यहां से आए उतनी बार चले। क्या लगा रखा अपन ने, लूप कितनी बार लगे, कितनी बार चलेगा, जितने एरे में आइटम होंगे। तो पहली बार में एरे में कितने आइटम थे 4, तो इस केस में लूप कितनी बार चला होगा 4 बार। यहाँ पे एरे में कितना आइटम है 6, तो लूप कितनी बार चला होगा 6 बार। तो देखो मेरे को बार बार कोड में चेंज नहीं करना पड़ रहा,
और कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा तो आपको कंपाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप कोड में एक लाइन भी, अगर आपने सेमीकोलन भी इधर से इधर लिखा तो वापस क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, राइट। दैट्स अ सीन किस तरीके से लूप चलता है ऑल। वैसे लूप अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन डिस्कस करेंगे लूप के बारे में। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं, जावा में 4 तरीके के लूप सपोर्ट करते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। ये जो लूप आप देख रहे हो ना, ये फॉर ईच लूप है, राइट। कब लगाना चाहिए फॉर ईच लूप, अभी मैं खाली आपको इतना बोलूंगा, अभी जो सिचुएशन थी ना उसमें बेस्ट है फॉर ईच लूप लगा, इसीलिए मैंने फॉर ईच लूप लगाया। तो मैं कैसे पता कर पा रहा हूं कि अभी की सिचुएशन में बेस्ट फॉर ईच लूप है, मैं बताऊंगा आपको जब अपन लूप पढ़ेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा लूप लगाना बेटर होता है। अभी के लिए आपको बोला जाता होगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आप व्हाइल लगा लो, कभी भी आप डू व्हाइल लगा लो, कभी भी फॉर लगा लो, अल्टीमेटली अपना तो काम होना चाहिए कि 5 बार चलाना है तो 5 बार चलना चाहिए। बट ऐसा है नहीं, इंटरनली बहुत कुछ फैक्टर्स वर्क करते हैं। विल डिस्कस कब कौन सा लूप लगाना बेटर रहता है, बट फिलहाल के लिए ये कुछ है। यू कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हो, कुछ डाउट है यू कैन लेट मी नो। हाँ, नहीं होगी कंपाइलेशन के लिए, करेक्ट। या कंपाइलेशन आपको तभी करना है अगर आप कोड में चेंज कर रहे हो, राइट, तब आपको कंपाइलेशन करने की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोड में चेंज करोगे। आर्ग्यूमेंट पास करना कोड में चेंज करना नहीं है। कोड में चेंज करने का मतलब, ये जो आप डॉट जावा फाइल लिख रहे हो, कोड इसको बोलते हैं, ये जो डॉट जावा फाइल लिख रहे हो ये कोड है, इसमें कुछ चेंज करोगे तो कंपाइल करना पड़ेगा। अब चलाते टाइम आप क्या कर रहे हो दैट डजंट मैटर, आपकी फाइल में चेंज होगा तो कंपाइल करना पड़ेगा। एंड गो थ्रू द प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टाइम पास चीज होती कोडिंग, जस्ट अगर आप प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हो। खास करके अगर आपको ट्रेसिंग पता चल गई तो फिर कोड आप इजीली लिख सकते हो, क्योंकि आप गलती करते जाओगे, आप उसको रेक्टिफाई करते जाओगे। बट अगर आप डायरेक्ट कोड याद करने की ट्राई करोगे तो फिर इशू। अभी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अभी इस पे दिमाग नहीं लगाइए, इंटीजर क्या है आपने पूछा तो मैं बता देता हूं, ये क्लास है। बट अभी इस पे दिमाग नहीं लगाना, जो ये लाइन लिखी है मैंने, तो ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर भी नहीं रहा हूं। ओके, फाइन देन। मैं बोल रहा हूं अमन, जो फोर लूप आपने देखा है ना, वो फोर लूप नॉर्मल फोर लूप होता है, ये नॉर्मल फोर लूप नहीं है, ये फोर ईच लूप है, इसीलिए आपको सिंटेक्स ऐसा दिख रहा है, इट इज फोर ईच लूप। ये जावा में आप अलग से एक लूप होता है जिसको आप लगा सकते हो। अब कब कौन सा लगाना चाहिए, नॉर्मल फॉर लूप क्या होता है, डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल। नाउ चलो,
पहले कुछ अपन प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा एग्जाम के रिगार्डिंग बताता हूँ कि किस वे में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस तरीके से आपको देखने के रिक्वायरमेंट एंड ऑल, राइट, ओके फाइन। ऑलरेडी आप आई थिंक आज 10th सेशन है, और अगर आपने पूरे 10 सेशन लिए हैं तो आप ये रियलाइज कर चुके होंगे कि किस तरीके से अपना ये मॉड्यूल चलने वाला, राइट। जिस तरीके से इन 10 डेज के सेशन में चला है, बिल्कुल एचडी चलने वाला, हर एक टॉपिक पे अपन उस लेवल का डिस्कस करने वाले, जिसके बाद आप हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग बोल सकते हो कि अब नो मैटर कि मैं किस लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं इसका आंसर आपके पास नहीं, इवन हाईएस्ट ओरेकल सर्टिफिकेशन हो या वो पाइथन की बात करो, दोनों की बात करो, राइट। इवन जो इसका टॉप मोस्ट एग्जाम होता है वहां पर भी आई कैन बेट यू कि अगर आप बिल्कुल पिन पॉइंटेड फॉलो करते हो, जो मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाया था ना, ये आप अचीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। मैं इतनी श्योरिटी तो अबो 90 तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक आप कर सकते हो, अदरवाइज आप 100 भी कर सकते हो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इवन इस टॉप लेवल पे भी बाहर नहीं आने वाला जो अपन ने डिस्कस नहीं किया हो, राइट। नाउ चलो बात करते हैं अपन इसकी। देखो अगर 10 डेज के बाद जो एग्जाम और इंटरव्यू, अभी आपका एक एग्जाम है 30 अपने को, आपको आई थिंक नोटिफिकेशन मिल गया होगा, एंड इवन इसके रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है ग्रुप में आपके पास आ रहे होंगे मैसेज, एग्जीक्यूटिव की तरफ से भेजे गए होंगे आपको कि जो एग्जाम फॉर्म है वो फिल करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आप एग्जाम में अपियर नहीं हो पाओगे। द रीजन इज क्योंकि जो उस फॉर्म में एंट्री होगी उसके बेसिस पे ही आपको एक पोर्टल पे ऐड किया जाएगा, और उस पोर्टल में आप जब लॉग इन करोगे तब उसी मोबाइल नंबर से लॉग इन कर पाओगे जिस मोबाइल नंबर से आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है, मतलब जो फिल करते टाइम आपने डाला है उसी मोबाइल नंबर से आप कर सकते हो, क्योंकि उसको ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन, और वो उसी नंबर पे आएगा जो नंबर आपने यहाँ पे डाला है। तो फिर फॉर्म फिल करते टाइम ये इंडिकेशन आपको मिला होगा कि मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर डालना है, और प्लस बिना एग्जाम फॉर्म फिल किए आपको आप पोर्टल पे रजिस्टर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेटा खाली यही वाला फीड होने वाला है। इसीलिए अगर नहीं भरा हो तो मुझे लगता है आज या कल में जो भी डेडलाइन उन्होंने बोली है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर ले एग्जाम फॉर्म को, राइट, ओके। इसके बाद क्या होगा, 30 को आपका एग्जाम है, मुझे लगता है टाइम भी मैं बताया था 4 to 12 तक, इवनिंग 4 PM से मिडनाइट 12 तक वो एक्सेस रहेगा आपके लिए, मतलब उसमें कभी भी 1 आवर का आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 आवर का टेस्ट होगा जो कभी भी आप 4 to 12 के बीच में अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे वहां पे 2 सेक्शन आपको दिखेंगे, एक जावा का सेक्शन होगा और एक पाइथन का सेक्शन होगा। आपने ऑलरेडी अभी अपना मूड बना लिया होगा कि आपको किसमें कंटिन्यू करना है, आपको पता है जावा और पाइथन में से आपको एक में कंटिन्यू करना है। अब कुछ कुछ इंक्वायरी ये भी है कि क्या सर दोनों में कर सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको। सिलेक्शन होने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो, डेली मंडे टू फ्राइडे आपके 4 आवर 3 to 4 आवर सेशन चलने वाले इवनिंग में, 4 PM to 8 PM के अराउंड टाइम रहेगा इवनिंग में, डेली 3 to 4 आवर के सेशन चलेंगे। हर एक सैटरडे को आपके मॉक इंटरव्यूज, आपके असेसमेंट और ये होने वाले हैं, तो आप 2 का बर्डन कैरी नहीं कर पाओगे, मैं आपको बताया। तो अभी अभी थोड़ा जोश लग सकता है नया नया, बट देन दिक्कत आने वाली आगे चल के, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जावा या पाइथन में से एक ही पिक करने की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद भी किसी को लगता है वो मैनेज कर सकता है, मैं वेलकम करूंगा, आप कर सकते हो दोनों में अटेम्प्ट, कोई इश्यू नहीं है। कब तक आप मैनेज कर सकते हो वो आप देख लेना, राइट। सो देन यहाँ पे अगर आपने जावा में डिसाइड किया है तो आपको ओनली जावा का सेक्शन ही अटेंड करने की रिक्वायरमेंट है, पाइथन के सेक्शन से आपको एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। और अगर आपने पाइथन पिक किया तो पाइथन का सेक्शन ही अटेंड करिए, आप जावा के सेक्शन से एक भी क्वेश्चन आपको पिक नहीं करना है, राइट। तो ये क्योंकि आपको विजिबल दोनों ही सेक्शन होंगे, जावा का सेक्शन भी होगा, पाइथन का भी होगा, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। किसी को दोनों देने हैं अभी भी आप दे सकते हो, बट देन टाइम उतना ही रहेगा 1 आवर, मैनेज आपको दोनों करना पड़ेगा, राइट। अगर आप जावा दोगे तब भी आपके पास 1 आवर है, आप पाइथन दोगे खाली तब भी आपके पास 1 आवर है, किसी को दोनों देने तब भी आपके पास 1 आवर, राइट। तो वो मैनेज आपको करना है, आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हो। एग्जाम का पैटर्न ये है, एग्जाम का पैटर्न क्या वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, बट ये कुछ गाइडलाइन है। अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 to 4 आवर के सेशन होने वाले हैं सिलेक्शन के बाद, एंड इवन पहले दिन से आपके प्रॉपर लीडर बोर्ड बनने वाला है, जो हर एक दिन, हर एक सैटरडे को जो मॉक इंटरव्यू असेसमेंट होंगे उसके स्कोर अपडेट होने वाला है, और पूरी आप प्रोफाइल अपने टैली कर सकते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। हर एक इंटरव्यू के बाद आपको फीडबैक मिलेंगे, अगले इंटरव्यू में आपने कितना इंप्रूव किया है, वहां से कितना कुछ लर्न किया है, एक एक चीज आपकी प्रॉपर मॉनिटर की जाएगी, राइट। नाउ यहाँ पे ये सिनेरियो, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अभी जस्ट आपका जावा और पाइथन चल रहा है। रीजन उसके पीछे बहुत सिंपल सा था, क्योंकि आपको दोनों में से एक पिक करना है, तो आप स्टार्टिंग में दोनों के सेशन लेके आपने देखे होंगे, तो आप थोड़ा मैच्योर डिसीजन ले सकते हो कि आपको किसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। अगेन मैं एक चीज रिपीट कर देता हूँ, डिसीजन इंटरेस्ट के बेसिस पे ले,
क्योंकि जिस लेवल पे अपने को सीखना, जिस लेवल पे अपने को पहुंचना, मुझे लगता है आप रियलाइज कर चुके होंगे, वहां पे खाली सीखने से काम नहीं चलने वाला, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप इतना क्यूरियोसिटी दिखा पाओगे और उस लेवल पे आप पहुंच पाओगे, राइट। तो इंटरेस्ट आपको पता चल गया होगा कि वेदर वो जावा में आपका इंटरेस्ट है या पाइथन में इंटरेस्ट है, तो अब मुझे लगता है डिसीजन ले सकते हो। इसको सोच के डिसीजन नहीं लेना है कि जावा में वैकेंसी ज्यादा है, पाइथन में वैकेंसी ज्यादा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, इमेच्योर डिसीजन है। दोनों में इक्वल लेवल की अपॉर्चुनिटी है, राइट। आप अपना इंटरेस्ट देके बाकी सब कुछ टेक केयर होगा, राइट। ओके, नाउ अब इसके बाद एक्चुअली अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद अभी जैसे जावा और पाइथन के साथ साथ फिर आपका पैरेलल में डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, राइट। और इसमें भी अपन मैं ही रहूंगा इस डेटा स्ट्रक्चर सेशन में, जहां पे अपन डिस्कस करेंगे एक एक चीज उस लेवल की कि आप इवन टॉप मोस्ट टीयर 1 कंपनी के लिए जाओगे तब भी डेटा स्ट्रक्चर कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा, इधर वो ट्री हो, वो ग्राफ हो, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग विल टेकन केयर ऑफ, राइट। नाउ इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेस आपका रहेगा, राइट। उसके साथ साथ आपका सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उस पे भी आपको वर्क करवाया जाएगा, इसमें वो रिज्यूमे बिल्डिंग और वो सब कुछ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें पहले, और इसके साथ साथ आपका फ्रंट एंड सेक्शन जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जावा पाइथन एक है और उसके बाद ये 3 मस्ट एंड मैंडेटरी आपको करना ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस और फ्रंट एंड। तो इसीलिए आप इतना मैनेज नहीं कर पाओगे कि आप जावा और पाइथन दोनों को कर सको, राइट। तो दैट्स व्हाई वो एक पे आप डिसीजन बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। सो नाउ दैट्स द सीन। और हमेशा ये सीन सेशन किस तरीके से चलने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला, मैंने पहले ही बताया होगा, ये स्ट्रेटेजी अपन फॉलो नहीं करने वाले कि पहले आपका अभी जावा चल रहा है तो जावा पूरा खत्म होगा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, ये पूरा खत्म होगा, उसके बाद डेटाबेस स्टार्ट होगा। ये टेंडेंसी नहीं रहेगी, एक्चुअल में सब कुछ पैरेलल चलने वाला है ताकि आप सबके प्रॉपर टच में रहोगे। तो अभी जावा का सेशन चल रहा है, अभी जस्ट आपको होने के बाद डेटा स्ट्रक्चर भी पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद डेटाबेस भी पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और टाइम कम होता जाएगा और लेकिन सारी चीजें हर रोज चलेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट भी आपका पैरेलल में ऐड हो जाएगा, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो, सारी चीजें पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलने वाली है। और हमेशा हर एक वीक का जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें उस वीक में जो हुआ वो प्लस पिछले जितने वीक में जो हो चुका है वो सारा इंक्लूड रहेगा, ताकि आपका प्रॉपर सब कुछ आप चीजों के टच में रहे, प्रॉपर रिवीजन चलता रहे। लेकिन चलो ये तो बाद की दुनिया है एक्चुअली। उससे पहले आपको जो करने की रिक्वायरमेंट है वो ये 30 मई वाला एग्जाम, इसका रिजल्ट दूसरे दिन ही लॉन्च हो जाएगा 31 को ही, कि वेदर आपने ये एग्जाम क्लियर किया या नहीं। क्लियर करते हो फर्स्ट और सेकंड में आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा एंड देन चीजें फाइनलाइज होगी कि वेदर आपको फाइनल एंट्री मिल रही है नहीं, राइट। तो एग्जाम और ये इंटरव्यू और भी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ऑब्वियसली अपन बात करेंगे इंटरव्यू में और क्वेश्चन इसमें से होंगे जो 10 दिन के सेशन में पढ़ाया गया आपको, बट फिर भी अपन देखते हैं आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं, राइट। सो इसकी बात करेंगे अपन जब आप इंटरव्यू फर्स्ट और 2 को अपन मिलेंगे, फाइन। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब एग्जाम किस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहली बात, कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं होगा, सारे एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक कैटेगरी आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन, एक कैटेगरी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जहां पे मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, और तीसरा है इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है, चलो उसके रिगार्डिंग थोड़ा कुछ सैंपल क्वेश्चन देखते हैं अपन 4-5, सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि क्या कुछ आपको करने की रिक्वायरमेंट है किस तरीके से। चलो मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप आंसर देना। चलो ये पहला क्वेश्चन है, एक बार आंसर करिए फटाफट। विच आर वैलिड डिक्लेरेशन। ये जो लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें वैलिड डिक्लेरेशन कौन कौन से। और देखो ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे लगता है आज तक आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे जहां भी ये चेक बॉक्स दिखता है, मतलब एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है। पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, पिक ऑल दैट अप्लाई, राइट। वो सारे पिक करने जो अप्लाई हो सकते हैं, तो इसका मतलब मोर देन 1 आंसर करेक्ट है यहाँ पे। देखो फर्स्ट वन, इज इट करेक्ट। देखो आपको पता है आइडेंटिफायर के रूल से जो पहले दिन के सेशन में अपन ने डिस्कस किए थे, क्या रूल है आइडेंटिफायर के, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। A to Z, हाँ बोलो, 0 to 9 अंडरस्कोर एंड डॉलर एंड अंडरस्कोर, राइट, ये कॉम्बिनेशन है। तो देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, यस, पहले वाला वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 3 क्या डिजिट से स्टार्ट हो सकता है, नो, तो ये नहीं है। उसके बाद क्या हैश सिंबल कहीं भी यहाँ पे है, नहीं, तो ये भी नहीं है। क्या परसेंटेज सिंबल कहीं भी है यहाँ पे, नहीं, तो ये भी नहीं है। क्या स्टार सिंबल कहीं भी है यहाँ पे, नहीं, तो ये भी नहीं है। ये वाला लास्ट वाला, यस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोड प्रॉपर है, अंडरस्कोर आ सकता है, प्लैनेट प्रॉपर है,
अंडरस्कोर आ सकता है, टेक्नोलॉजी प्रॉपर है, अंडरस्कोर आ सकता है, प्राइवेट प्रॉपर है, लिमिटेड प्रॉपर है, दिस इज आल्सो फाइन। तो फर्स्ट वन और लास्ट वन ये दोनों करेक्ट है, बाकी के सारे क्या है, इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वन और लास्ट वन आपको सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है अगर क्वेश्चन आपको ये दिखता है इस तरीके का। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरीके से, राइट। चलो सेकंड कैटेगरी दिखाता हूं मैं आपको आंसर फैच करने। एक देखो इस तरीके से भी हो सकता है जहां पे आपको पूछा जाए, अगेन ये मल्टीपल मतलब मोर देन वन आंसर यहाँ पे करेक्ट है। चलो बताओ कौन कौन सा करेक्ट है, फास्ट पढ़ो एक बार। फर्स्ट ऑप्शन इंस्टेंस वेरिएबल आर आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, बिल्कुल सही है। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कब क्रिएट होते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। क्या लाइफ होती है, ऑब्जेक्ट के बराबर। तो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। सेकंड, इंस्टेंस वेरिएबल आर आल्सो नोन एज क्लास लेवल वेरिएबल, नो। क्लास के साथ कौन से वेरिएबल एसोसिएटेड होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, तो फिर ये गलत है ऑब्वियसली। स्टैटिक वेरिएबल स्टोर इनसाइड हीप एरिया, नो। इंस्टेंस वेरिएबल हीप एरिया में स्टोर होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल मेथड एरिया में स्टोर होते हैं, तो फिर ये गलत है। इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर इनसाइड मेथड एरिया, गलत है। इंस्टेंस वेरिएबल कहां पे स्टोर होते हैं, हीप एरिया में। ओके, वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल बाय क्लास नेम, यस। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास नेम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। वी कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल बाय यूजिंग क्लास नेम, नो। इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वन और फोर्थ वन करेक्ट है, बाकी के सब इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये दो लगाने की रिक्वायरमेंट है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। चलो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको आउटपुट बताना है, आउटपुट क्या होगा। चलो फटाफट फैच करिए। ऑलरेडी आपको पता है किस तरीके से चीजें चलती है, फ्लो चलता है, तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। चलो फटाफट बता क्या आउटपुट आएगा। चलो एक चीज मुझे लगता है मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जब भी क्वेश्चन इंस्टेंस स्टैटिक वाला हो, ट्रेस करना स्टार्ट करने से पहले एक बार आप देख ले एरर तो नहीं आ रही, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, देखो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार खाली मैं देख रहा हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल है बना सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल है बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट बनाया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स को किस पे एक्सेस कर रहे हो, क्लास के नाम पे। एक्स कौन सा वेरिएबल है, क्या इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के नाम पे एक्सेस हो सकता है, नहीं। तो इमीडिएटली क्या आने वाली है, एरर। तो ट्रेस करना ही नहीं है, इसमें कंपाइल टाइम एरर आने वाली है। और अब इवन लाइन नंबर भी पूछा जाए तो कौन से लाइन नंबर पे, लाइन नंबर 9 पे वो कंपाइल टाइम एरर आने वाली, राइट। तो जस्ट इसका आंसर एक्चुअल में क्या होने वाला नीचे कहीं पे मेंशन होगा, और अगर ऑप्शन है तो ये जनरली सिंगल चॉइस है, जहां पे रेडियो बटन आपको दिखते हैं वो सिंगल चॉइस है, राइट। तो ये ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होने वाला है, कंपाइल टाइम एरर इज द करेक्ट आंसर। कंपाइलर एरर देने वाला है क्योंकि आप एक्सेस नहीं कर सकते इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास नेम पे, राइट। नेक्स्ट वन, चलो फोर्थ वन देखते हैं अपन। चलो ये देखो, अगेन रेडियो बटन है, मतलब एक ही आंसर होगा, राइट। सो कौन सा आंसर करेक्ट है, चार ऑप्शन है आपके पास। मेन मेथड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ, ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है फर्स्ट। देखो फर्स्ट वन देखते हैं अपन। इफ यू रिमूव पब्लिक फ्रॉम मेन मेथड सिंटैक्स, अगर आप मेन मेथड के सिंटैक्स से पब्लिक हटा दोगे तो कंपाइलर एरर देगा, नहीं। मेन मेथड किसके लिए स्पेशल होता है, जेवीएम के लिए। तो अगर आप पब्लिक हटाओगे कौन एरर देगा, जेवीएम देगा, कंपाइलर नहीं देने वाला। तो पहले वाला तो गलत है। दूसरा, इफ यू रिमूव पब्लिक फ्रॉम मेन मेथड सिंटैक्स, जेवीएम विल गिव एरर, यस।
क्योंकि जेवीएम के लिए स्पेशल होता है। आपको पता है पब्लिक और स्टैटिक अपन नहीं हटा सकते, कल के सेशन में अपन ने डिस्कस किया था, क्योंकि पब्लिक से जेवीएम कहीं भी हो वो मेन मेथड को क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली सेकंड वन इज करेक्ट। तो अब तो नीचे जाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेडियो बटन है, एक ही करेक्ट हो सकता है, दूसरा ही अपने को मिल गया, तो तीसरा चौथा पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं। देखो अगर आप स्टैटिक हटा दोगे मेन मेथड से, क्या हटा सकते हो, नहीं। क्या होगा स्टैटिक हटाने पे, जेवीएम एरर देगा, बट ये बोल रहा नो एरर बाय कंपाइलर एंड जेवीएम, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। देन अगर पब्लिक हटा दोगे, ये बोल रहा नो एरर बाय कंपाइलर एंड जेवीएम, ऐसा नहीं होने वाला। कौन एरर देगा, जेवीएम एरर देगा। तो सेकंड वाला करेक्ट है इसमें। तो अभी दो कैटेगरी आप देख चुके हो जहां पे एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, एक आंसर करेक्ट हो सकता है। लास्ट कैटेगरी ये रहा आपके सामने, और इसका मेरे को आंसर बताओ। इसमें देखो क्या होगा ना, इसका जो भी आंसर है वो आंसर आपको नीचे इस तरीके से एक बॉक्स बना हुआ आएगा। यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा बना हुआ, वहां पे उस बॉक्स में आपको रिजल्ट देखने की रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन नहीं होगा। दिस इज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, उसमें आपको टाइप करने की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो चलो इसको ट्रेस करो, बताओ मेरे को क्या आउटपुट आएगा इसका फर्स्ट। कोई सिंपल सा है, आपको पता है किस तरीके से फ्लो वर्क करता है इंस्टेंस और स्टैटिक का, तो आप बता दोगे। पहले एक बार नजर घुमा लो, कोई एरर तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ट्रेस करना स्टार्ट करें। चलो देखो पहले देखते हैं अपन एरर। ये देखो ये क्या है, इंस्टेंस, ये क्या है, स्टैटिक हो सकता है। यहाँ पे क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। किस पे एक्सेस कर रहे हो, रेफरेंस वेरिएबल पे। तो रेफरेंस वेरिएबल पे दोनों को ही कर सकते हो, इंस्टेंस को भी कर सकते हो और स्टैटिक को भी कर सकते हो, तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पर भी किस पे एक्सेस कर रहा हो, रेफरेंस वेरिएबल पे, रेफरेंस वेरिएबल पे दोनों को कर सकते हो, इंस्टेंस और स्टैटिक को। तो एरर तो कोई नहीं है, इतना तो कंफर्म है। चलो नहीं है एरर, तो फिर अपन ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। आते अपन यहाँ पे, सबसे पहले क्या हो रहा है, एक कोड प्लैनेट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, C1। लेकिन उससे पहले भी आपको क्या देखना है, सबसे पहले जब प्रोग्राम ट्रेस करोगे क्या देखना है, क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या यहाँ पे। यस, एक स्टैटिक वेरिएबल है, कौन सा, y। बना लो एक कॉपी, वैल्यू कितनी है, 3। उसके बाद अब प्रोग्राम मेन से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या हो रहा है, एक कोड प्लैनेट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, C1। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, C1। ऑब्जेक्ट बनते ही अपने को देखना है क्या, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, कोड प्लैनेट। क्या कोड प्लैनेट के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस। कौन सा है, x। तो उसकी कॉपी बनने वाली इसके अंदर, तो इसकी कॉपी बनने वाली इसके अंदर x वैल्यू कितनी दे रखी है आपने स्टार्टिंग में, 5। ओके, उसके बाद अगली लाइन पे एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है कोड प्लैनेट का। चलो एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोड प्लैनेट का, कौन पॉइंट कर रहा है, C2 इसको पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते अपने को देखना है किसका ऑब्जेक्ट बना, कोड प्लैनेट का। चलते कोड प्लैनेट क्लास के अंदर, क्या इसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस, x। बना दो कॉपी, x इक्वल टू 5। उसके बाद नीचे चलते C1 डॉट x, C1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके x के पास चलना है। C1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका x ये रहा, क्या करना है, उसकी वैल्यू को 15 कर दो, तो जो पहले है वो हट जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। नाउ नेक्स्ट C1 डॉट y, C1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके y के पास जाना है। देखो y कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक। किसी का भी y बोलोगे तो कौन सा होगा, यही वाला। तो चलते अपन इसके पास, और इसके बाद चल के इसकी वैल्यू को कितना करना है, 13। तो 3 हट के कितना हो जाएगा, 13। नाउ आओ यहाँ पे C1 डॉट x, C1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका x कितना है, 15। ओके, प्लस C1 डॉट y, C1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका y कितना है, 13। ओके, प्लस C2 डॉट x, C2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका x कितना है, 5। प्लस C2 डॉट y, C2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका y, किसी का भी y यही वाला, क्योंकि y कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। तो कितना, 13। कर लो, 15 प्लस 13 28, 33 एंड 33 प्लस 13 46। तो नीचे जो भी बॉक्स है वहां पे आपको क्या टाइप करने की रिक्वायरमेंट है, 46। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो ये 3 पैटर्न है जिसपे आप क्वेश्चन देख सकते हो, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस एंड देन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। अब मुझे लगता है किस तरीके से अटेंड करना है वो आप देख सकते हो। तो कुछ हिंट मैंने दे दिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको सेम इस तरीके से देखने को मिल जाए। ध्यान रखना कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, मतलब कोई ये पूछ रहा है कि सपोज करो जैसे मान लो मल्टीपल चॉइस है,
राइट, ये मल्टीपल चॉइस है मान लो यहाँ पे, और मान लो 2-3 करेक्ट है, पहले वाला लगा लिया और दूसरे और कुछ नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत है, सीधी सी बात ये है, राइट। अगर सारे जितने ऑप्शन करेक्ट है सब लगा रहे हो तो करेक्ट है, अदरवाइज गलत है, देयर इज नो स्टेप मार्क, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है जब भी आपके सामने मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता है, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल रिगार्डिंग ओपन सेशन फॉर जावा। अगर आप सेलेक्ट होते मिलते अपन अदर साइड, एंड दिस जर्नी इज वेटिंग फॉर यू, अगर आप सेलेक्ट होते तो, और अगर नहीं तो फिर मुझे लगता है अपना साथ यही तक था। So that's all. Then thank you. Bye bye. Have a good day. Thank you guys. Thank you so much. Okay, just Python session 5 मिनट में कंटिन्यू होगा, जो ऑनलाइन है वो उसी मीट में रह सकते हैं, ऑफलाइन पे वेट कर सकते हैं। हाँ, मिनट। हाउ मच पासिंग मार्क नीडेड? पासिंग मार्क कुछ भी नहीं है क्राइटेरिया, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली डिपेंड करेगा कट ऑफ पे। अब पिछली बार का जैसे मैंने आपको बताया था 400 ने एग्जाम दिया था, और उसमें से कुछ 150-200 के आसपास एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद इंटरव्यू में इसका आधा हो गया था, मतलब 100 के आसपास। तो स्ट्रेंथ अभी भी 100 ही रहेगी, अब अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, तो सेम आप मान सकते हो फिगर। ओके, मीनवाइल सिलेबस अगर देखना हो इसमें क्या कवर होगा, मुझे लगता है आपका ब्रोशर होगा, अदरवाइज हेल्पलाइन पे मैसेज कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, जो भी। ओके फाइन गाइस, थैंक यू सो मच।